देखो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका जो भाग 2 हिंदी लिखने में जो अशुद्धियाँ आप करते हो, कुछ बच्चे री के संबंध में भी अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। आप री की जगह रॉ का प्रयोग करते हो। आपने जैसे कई कई बच्चे क्या करते हैं, बस जैसे किसी ने लिखना है कहीं पर, आपने जैसे कृष्ण लिखा, बहुत सारे बच्चे करते हैं कृष्ण होता है, और कुछ बच्चे इस कृष्ण में क्या कर देते हैं, इसकी जगह पे लिख देते हैं कृष्ण। तो कृष्ण लिख देते हैं। आप देखिए उच्चारण में ही कितना फर्क पड़ रहा है। कृष्ण और कृष्ण, जो ये नीचे आपने मात्रा लगा रखी है, ये वाली मात्रा मैं पीछे लगा देता हूं, ये वाली मात्रा, ये री की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? ये री से ऋषि की मात्रा है। और री क्या है? ये स्वर है। ये आपके लिए क्या है? ये स्वर है। और जो यहां पर आपने ये जो रॉ लगा रखा है, मैंने इसको पहले आपको पढ़ा रखा है, जो मैंने अशुद्धियों का जो पहला पार्ट दिया था उसमें आपको पढ़ा रखा है। यहां पर जो री ये है, ये रॉ है, ठीक है। और ये रॉ, ये व्यंजन है। आप कितना बड़ा अंतर है आप ये देखिए। ये व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। और व्यंजन के पीछे लगकर ही स्वर व्यंजन को क्या बनाता है? पूरा बनाता है। ये आपको पता है। तो जो री की मात्रा होती है, री की जो मात्रा है, मात्रा होती है, वो इस तरह से लगाई जाती है। और जैसे आपने लिखा कृष्ण, लिखा कृष्ण, ये क्या है आपका? ये गलत है। और ये क्या है आपका? ये सही है। आगे आप देखिए, उसके कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे आप और लिखते हो, जैसे कृपण लिखते हो आप, एक शब्द और आता है कृपण। कृपण, अगर आप कृपण को आप ऐसा लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा, कृपण हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये कृपण हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, री की मात्रा जो है वो री जो है वो री स्वर होता है और इसकी मात्रा होती है। और रॉ की, रॉ मात्रा नहीं है, वो रॉ एक चिन्ह दिया है आपको, वो रॉ ही है जो नीचे कृष्ण के नीचे आप मैंने लगा रखा है आपका। तो इस तरह से अब री संबंधी अशुद्धियां जो हैं आपके, ये जो आपने कृष्ण बोल दिया, कृपण बोल दिया, या कृपा बोल दिया आपने, ये सब किसकी मात्रा है? ये री की मात्रा है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये चीज क्या है, मैं उसको आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तो री की आपको समझ गया होगा, कि समझ में आया होगा कि री की मात्रा क्या होती है। ये जो आ लगा है, ये कृष्ण, ये सही है, ये क्या है? ये गलत है। ये री की मात्रा है बाबू, ये जो है ये री की मात्रा है, ये क्या है? ये गलत है। ये कृष्ण ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज बताइए, आपने लिखा क्रमांक लिखा, ये आप यहां पर क्रमांक की जगह आप ये री की मात्रा मार देते हैं और यहां पर आप ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है, ये सही है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। ये क्रमांक है, एक क्रीमांक है। क्रीमांक कोई शब्द नहीं होता है, क्रमांक शब्द होता है। तो क और री में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को आपको क्या करना है? समझना है। समझ गए? तो आगे आप आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि और की में अंतर नहीं कर पाते, कि कहां पर हमको की लिखना है और कहां पर हमको की लिखना है। तो आपको ये चीज बता देता हूं, जहां पर भी आप छोटी की का प्रयोग करते हैं, ये की का प्रयोग करते हैं, इसका साउंड क्या होता है? क के साथ छोटी ई का साउंड आता है। देखो, क प्लस छोटी ई होता है। और जो की होता है, ये की जो होता है, क के साथ आपका बड़े ई का साउंड होता है। ये आपको पता है। ये आपको अब ये हलंत लगाना इसमें जरूरी है, क्योंकि मैंने उससे स्वर निकाल दिया गया है। तो ये आप समझिए, जो की है वो क के साथ ई का साउंड है, और जो की है वो क के साथ बड़ी ई का साउंड है। आप इतना समझ गए? तो अब इनका प्रयोग आप कहां पर करते हो, कैसे करते हो? देखिए, जो एक छोटी की का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग वाक्य समाप्त हो जाने
के बाद, जब वाक्य समाप्त हो जाने के बाद, जब दूसरा वाक्य जोड़ा जाता है वहां पर, या सॉरी और है थोड़ा सा, या क्रिया के समाप्त होने के बाद, क्रिया के समाप्त होने के बाद की का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, समझिए आप लोग, अब आपको ये ध्यान देना है कि और की का प्रयोग कहां पर होता है। की का प्रयोग कहां पर किया जाता है? वाक्य समाप्त हो जाने के बाद। मान लो कोई वाक्य है, एक वाक्य मैं लिखता हूं, आप देखिएगा, राम घर गया, एक वाक्य लिखा है मैंने, राम, जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूं एक, जैसे राम घर गया, ठीक है, या उसके आगे फिर मैंने एक वाक्य समाप्त किया कि बाजार गया है, कि अब आपको ये गलती नहीं करनी है, पूर्ण विराम नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसमें आगे से वाक्य जोड़ना है। राम घर गया कि बाजार गया है। देखिए बाबू, यहां पर आपका जब एक वाक्य समाप्त हो जाता है, यहां एक वाक्य समाप्त हो गया है, राम घर गया, उसके बाद मैं उसके बाद दूसरा वाक्य भी उसके साथ जोड़ा हूं, तो तब जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है तो तब किसका प्रयोग होता है? कि का प्रयोग किया जाता है। पहला वाक्य है आपका, देखो, राम घर गया। अब यहां पर गया क्या है? देखिए, ये गया जो है ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है काम। जब एक काम कहीं पर समाप्त हो जाता है या कोई क्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद अगर की आता है तो की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब एक वाक्य समाप्त होता है तो उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? की का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद की का प्रयोग होता है। आपको समझ में आया होगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जहां पर आपको की का प्रयोग करना है। आपने देखिएगा, आप यहां पर देखो, एक क्रिया तो ये है, यहां पर समाप्त होगी क्रिया, उसके बाद की आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? यहां पर भी आपका ये छोटी की का प्रयोग होगा। उसके बाद आप आगे देखिए, कुछ शब्द और भी हैं। देखिए बच्चों, की का प्रयोग की का प्रयोग कहां कहां किया जाता है या है के बाद। देखिए आप, ये जो ये होता है, ये है होता है, ये होता है। अभी आपका इसका अंतर भी बताऊंगा ये कैसे होता है। तो है के बाद या है के बाद, है या है के बाद हमेशा छोटी की का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद क्रिया या काम, क्रिया भी काम को कहते हैं, काम को ही क्रिया कहा जाता है। क्रिया के समाप्त होने के बाद अगर आप कोई अलग वाक्य इसमें जोड़े हो, अगर क्रिया कोई एक काम समाप्त हो गया उसके साथ दूसरा काम जोड़े हो, तो हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? की का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? और प्रश्नवाचक के बाद जैसे आपका एक है क्योंकि, एक शब्द आता है क्योंकि, आप यहां पर आप बड़ी की का प्रयोग नहीं करोगे, हमेशा किसका प्रयोग करोगे? छोटी की का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो की का प्रयोग कहां किया जाता है? जो की होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है, की का प्रयोग, इसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ना करके दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमेशा की का प्रयोग किया जाता है।
दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहां पर दो शब्दों को आपस में जोड़ोगे वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? की का प्रयोग किया जाता है। की का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? जहां पर दो शब्दों को आप जोड़ोगे आपस में तो किसका प्रयोग किया जाएगा? की का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, यहां पर जैसे है आपका राम की बहन का नाम राधा है। देखिए आप यहां पर, अब यहां पर मैंने कहा आपसे दो शब्दों को मिलाने के लिए, राम और बहन को मिलाने के लिए किसका प्रयोग होगा? बड़ी की का प्रयोग होगा। दो शब्दों को आपस में जब मिलाओगे तब किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा की का प्रयोग करते हैं। ये नहीं होगा, आप ये करो नहीं कर सकते, राम की बहन का नाम, यही नहीं कर सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा? राम की बहन का नाम राधा है। ये नहीं कर सकते हो, राम की बहन का नाम राधा है। ठीक है? आप जहां पर भी दो शब्दों को आपस में मिला रहे हो तो वहां पर आपका क्या आएगा? बड़ी की का प्रयोग होगा, ना कि छोटी की का प्रयोग होगा। और जहां पर दो क्रियाओं को आपस में मिलाओगे, ये देखो कितना बढ़िया सा है, क्रियाओं को मिला रहे हो आप। आपने एक चीज कहा, देखो सुरेश घर गया कि स्कूल गया। अब देखिए, यहां एक वाक्य है, यहां एक वाक्य है, यहां एक क्रिया है और यहां एक क्रिया है। यहां स्कूल जाने की क्रिया हो रही है, यहां घर जाने की क्रिया हो रही है। अब इन दो क्रियाओं को आपस में मिलाने के लिए किसका प्रयोग होगा? की का प्रयोग होगा। जब दो क्रियाएं आपस में मिलाओगे तब छोटी की का प्रयोग होगा। जब दो शब्दों को आपस में मिलाओगे तब किसका प्रयोग किया जाएगा? की का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? देखिए, है का प्रयोग होता कहां पर है? देखिए, है का प्रयोग जो होता है वो एक वचन क्रिया के लिए किया जाता है। जहां पर एक वचन की क्रियाएं होंगी, एक वचन, जैसे जहां है का प्रयोग इस का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, एक वचन के लिए किया जाता है। देखिए, है का जो प्रयोग होता है वो एक वचन की क्रियाओं के लिए होता है। जैसे आप यहां पर देखिए, आप समझ जाओगे, ज्यादा टफ नहीं है। राम घर में है। देखिए, यहां पर मैं बिंदु नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि राम क्या है? एक वचन है, एक ही है। तो राम घर में है कहूंगा। वहीं पर मैं आगे लिखता हूं, लड़के घर में हैं कहूंगा। अब ये देखिए, अब यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया, एक वचन में राम घर में है कहा, लड़के घर में हैं। अब लड़के क्या है? बहुत सारे हैं ना, हो सकते हो 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो। वो बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है उसका। और एक वचन में है आएगा और बहुवचन में क्या आएगा? है आएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब एक उदाहरण और आपको मैं बताता हूं।
देखिए जैसे राधा गा रही है। आप देखिए राधा एक वचन है और वो गा रही है नहीं गा मैंने, है वो एक वचन में है। जहां पर एक वचन एक ही बंदा होगा, जहां पर सिंगल आदमी होगा या सिंगल चीज जहां पर आएगी वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, है का प्रयोग करोगे। और वहीं पर मैं कहता हूं एक और उदाहरण दूसरा आ जाता है। लड़कियां गा रही हैं। अब बिंदा आ जाएगा पीछे इसके, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो बहुवचन की क्रिया है, गा रही है ये तो क्या आ जाएगा आपके लिए, लड़कियां गा रही हैं। ये आपको ध्यान से देखना है, ये बहुत ज्यादा टफ आपके लिए नहीं है। आप जहां पर आपका देखिए, जहां पर एक वचन की क्रिया होगी है आएगा, जहां पर बहुवचन की क्रिया होंगी, एक से अधिक लोग जहां काम कर रहे होंगे, एक से अधिक लोगों के बारे में आप जब बताओगे तो क्या आएगा, है आएगा। और एक ही बंदा एक ही आदमी होगा, एक ही चीज होगी तो है आएगा, और एक से अधिक चीजें होंगी तो है आएगा। समझ गए। ये आप दूसरा नियम देखिए, यहां पर आप ये मैंने आपको लिखा दिया है। उसके बाद है ये आप लिखो, जब बहुवचन, यहां पर बिंदा आ जाएगा आपका, अब है जब बहुवचन के लिए, जब बहुवचन के लिए है का प्रयोग होता है, हाँ बहुवचन के लिए, जब मत लिखिए आप, आगे लिखिए, बहुवचन के लिए है का प्रयोग होता है। देखिए जो बहुवचन की चीजें हैं, जहां पर भी बहुवचन आएगा उसके अगर उसमें बहुवचन में है आता है तो वहां पर जो बहुवचन में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। जैसे कुछ संयुक्त व्यंजन जैसे हैं, आपने इनका संयुक्त इसलिए प्रयोग करते हो, युग्मक कहते हैं, युग्मक ध्वनिया इनको बोला जाता है। आप इसमें देखिए, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा दो के नीचे धौ देखा होगा, ये देखा होगा आपने। इसका मतलब होता है दो आधा होता है और इसके पीछे धौ होता है, और इन दोनों का जो उच्चारण होता है वो होता है दो आधा है, हलंत लग गया तो आधा हो जाएगा, फिर उसके साथ पूरा धौ का प्रयोग होगा तो आपका क्या बनेगा, द्य 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 ध द्य द्य, आपने पढ़ा ना द्य, ये होता है द्य द्य द्य, ये इसका उच्चारण होता है। ठीक है, क्योंकि जिस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी कोई वर्ण या कोई व्यंजन किसी वर्ण के नीचे आता है तो वह वर्ण पूरा होता है, और जो इसके नीचे आता है वो आधा होता है। देखिए यहाँ दो के नीचे धौ आ रहा है, दो के नीचे धौ आया तो धौ पूरा है, धौ में मैंने कोई हलंत नहीं मारा है, देखिए आप कोई हलंत नहीं है, मगर मैंने दो में एक हलंत मार रखा है। हलंत मारने से क्या होता है, जो व्यंजन होता है वो व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा। किसके बाद, हलंत के बाद। हलंत के बाद क्या होता है, इसको हलंत कहते हैं, जो आप ऐसे लगाते हो ना, ये हलंत होता है। तो हलंत के बाद व्यंजन कैसा हो जाता है, जब हलंत आप मारते हो तो व्यंजन आधा हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसको हम द्यह पढ़ते हैं, द्यह पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो आधा होता है और ध पूरा होता है। आप कभी द्यह लिखना होता है आपका तो आप ऐसे ही लिखोगे, जैसे आपने कुछ शब्द मैं इसमें लिखवाता हूं, आप देखिएगा। द्य और ध्य से बने हुए शब्द कुछ आपको मैं यहां पर बताता हूं। जैसे आपने लिखा, ये पहला शब्द है युद्ध, देखिए आप, ये युद्ध है, युद्ध युद्ध युद्ध।
है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं वर्ण विच्छेद इसका करता हूं, य में किसकी मात्रा है, ऊ की, छोटा ऊ है ना, इसमें व में हलंत आ जाए, क्योंकि आपने ऊ अलग कर दिया है तो उसमें हलंत आ जाएगा। और व्यंजन बिना स्वर के आधा होता है, मैंने आपको 100 बार बता दिया। और उसके बाद आप देखिए यहां, अब मैंने आपको बोला है ना, ये दो के नीचे धौ लगा है, मगर इसमें दो क्या होगा, जैसे अगर ऐसा बना हुआ है, इसका अर्थ ये है, मैंने यहां पर आपको लिखा रखा है, देखिए इसका मतलब है कि द्यो प्लस धौ प्लस ओ। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो इसका मतलब है दो आधा है, और ये धौ के साथ और लगा तो धौ क्या बन गया, आपका पूरा बन गया। तो क्या बन गया, द्यो, द्यो बन गया ना, द्यो। एक ही साथ प्रयोग होगा इसका, मतलब इसका प्रयोग इसी स्वर के साथ होगा जो ओ है इसका साथ। तो आप यहां पर आप देखिए कि यहां पर कैसे होता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको वर्ण विच्छेद कर रहा हूं, यहां पर दो धन धो धन ओ। देखिए आप व्यंजन कभी भी, अगर आप व्यंजन से स्वर को निकाल दोगे तो व्यंजन आधा हो जाता है। देखो यहां से मैंने स्वर निकाल दिया तो आधा कर दिया, यहां से स्वर निकाला तो आधा। अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये यू बन जाएगा, क्योंकि ऊ इसके साथ मिलाया आपने। दो के पीछे कोई स्वर है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आधा है। फिर दो के नीचे एक स्वर है, तो क्या आ गया, युद्ध आ गया ना, युद्ध। आपको समझ में आया कि कैसे ये द्यो होता है, ये किसके पीछे नहीं लग के द्यो बन जाता है। आगे देखिए, एक दो उदाहरण और आपको करवाता हूं। जैसे आपने लिखा प्रसिद्ध, लिखते हैं आप प्रसिद्ध लिखा आपने, इसमें भी वही चीज है। आपने और लिखा वृद्धि लिखा, इसमें भी वही चीज है। आपने उसके बाद लिखा विरुद्ध लिखा, ऐसे शब्द ये द्यो द्यो द्यो, सब में क्या है, द्यो। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है आप ये देखिएगा। उसके बाद अगला जो शब्द आता है आपका, वो आता है द्व। ये द्व होता है, इसका मतलब ये है दो आधा, आपको मैंने बता रखा है, अगर जो नीचे आता है वो पूरा होता है, वो प्लस ओ। तो ये क्या हो गया, दोनों मिलाओगे आप द्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्वर है तो ये द्व बन जाएंगे। जैसे एक शब्द देखिए द्वारा, आप बहुत बार आप लिखते हो इसके द्वारा, इसका मतलब यह है दो आधा है प्लस वो में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और फिर रो है, फिर रो में भी किसकी मात्रा है, आ, और व्यंजन में लगा दो हलंत। अब ये दो बेचारे के पीछे कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, इसके पीछे वो है तो वाह बन जाएगा, इसके पीछे रा है, आ बन जाएगा। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या, द्वारा। देखिए बन गया, दो नीचे आ गया, दो के नीचे वो आ गया, ये क्या बन गया, द्वारा बन गया। समझ गए। अगला देखिए, अगला एक और आता है आपका, जैसे यहां पर आता है आपका द्यो। इसका मतलब द्यो होता है, आपने विद्यालय विद्या इन शब्दों में देखा होगा आपने इसको। इसका मतलब होता है दो आधा और यो पूरा। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर आपका दो आधा है और यो के साथ ये लग गया कि बन गया द्यो। क्या बन गया आपका, ये द्यो बन गया। अब इसमें जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको करवाता हूं, जैसे आप विद्या करते हो, चलो मैं विद्या कर देता हूं। इसका अर्थ क्या है, वो में किसकी मात्रा है, आपकी छोटी ई की मात्रा है, और यहां अलंत आ गया क्योंकि आपने छोटी ई की मात्रा अलग कर दी यहां से। प्लस आपके पास दो आ जाएगा, फिर यो आ जाएगा, फिर आ जाएगा, ये अलंत आ गया। इसको मिलाया तो वी बन गया आपका, ये आधा है, आधा ही रहेगा, और इसके साथ इसको मिलाया यो बन गया, तो सॉरी आ है तो यहां पर आ के चिन्ह आ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, विद्या बना नहीं, विद्या। आज यही चीज आपको समझना है, ये ध्यो जो है ये दो प्लस यो प्लस ओ से बना है, या इसको हम द्यो कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्यो कहते हैं। तो अगली क्लास कल आपको यहीं से शुरू कराई जाएगी, और आज आपका यहाँ तक आप समझिए कि आपके कहाँ अशुद्धियाँ होती हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं आप कमेंट में जाके मुझे पूछ सकते हैं। तो
यहीं से आपकी कल की क्लास शुरू होगी। आज यहीं तक की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।